क्षेत्रफल पूरा हो चुका कृषि में। कृषि हो या कोई भी हो, उसमें 4 तबक्का आयुर्वेद की मदद से हमने जो ढूंढा है, क्षेत्र, अंबु, बीज, ऋतु, 4 चीजों से ही पूरा सर्कल बनता है। पूरा जीवन की जो परिचर्या है उन चारों चीजों से बनती है। यश भाई नमस्ते। आओ रमन दादा भी क्या नमस्ते। आज हम कृषि की तीसरी जो परिभाषा और जिसकी बहुत जरूरत है, लालजी भाई नमस्ते, वो है बीज, सीड। चारों का अपना महत्व है और चारों कोनों में सब अपना अपना स्थान जमाए बैठे हैं। पर कृषि का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है मित्रों कि हम सिर्फ और सिर्फ पोषण व्यवस्था को ही ध्यान देते हैं। बीज है, पानी है और ऋतु है, इन तीनों को इतना ध्यान नहीं देते जितना हम खाद को देते हैं, जितना हम फर्टिलाइजर को देते हैं, जितना हम उर्वरकों को देते हैं, जितना हम गौमूत्र, गोबर, इन सभी चीजों को देते हैं मित्रों। बीज एक बहुत ही जरूरी चीज है। निनांत प्रकृति के घटक को, प्रकृति का कार्य पूरा करने के लिए एक महत्व का जो अंश है वो है बीज। इसलिए कृषि में कहा गया, जिसने बीज खोया उसने अपनी फसल खोई, और जिसने बीज पाया उसने अपना कोठार भरे। तो बीज की बड़ी महत्वता होती हर चीजों में बीजों की। जैसे अपनी गौ माता है, जैसे हमारा खुद का दैनिक जीवन में यानी लग्न जीवन है, उन सभी में बीजों की बहुत बड़ी जरूरत रहती है। और बीजों के बारे में सबसे बड़ा घपला हम ही करते हैं। रोहित भाई नमस्ते, मान थ्रेसरो हो, चमन भाई नमस्ते नमस्ते, फार्मर एग्रो पाटन से, ओ जयेश भाई नमस्ते, सुनील भाई नमस्ते। बीजों में ज्यादातर क्या होता है, किसान की बड़ी विडंबना होती है, बड़ी विडंबना होती है। एक तो वो पुरानी फसल काट के तैयार हो चुका होता है, उसे बेचना होता है। अगर बेचाई के बाद किसान के पास अगर पैसे नहीं आ रहे हैं और उसको नया बीज खरीदना है, नए बीज के लिए उसको पैसे नहीं है और वो उधार के तौर पे कहीं से खरीदने जाएगा, तो वो उसको जो व्यापारी देगा वही लेना पड़ेगा, या तो भाव ज़्यादा देना पड़ेगा। ज़्यादा भाव की वजह से किसान थोड़ा पीछे रहता है और जो सस्ती किस्म के बीज मिलते हैं वो ला देता है। ये दो बातें बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। दूसरी बात ये होती है कि किसान को ज़्यादातर लुभावनी बातें दिया जाती है। किसान या तो उसके ऊपर जो पर्चा लिखा होता है, बीजों का जो सीड पैकिंग होता है उसका ऊपर बहुत ही अच्छे कंपनी, उसके लिए बहुत बड़े पगार वाले आदमी कंसल्ट किए जाते हैं। जो उसकी थैली होती है, जो उसका पैकिंग होता है, उस पैकिंग को तैयार करने के लिए कंपनी बड़ा खर्च करती है और इतना लुभावना पैकिंग बनाती है कि किसान की पहली नज़र में वो पैकिंग से तैयार हो जाता है खरीदने के लिए। तो किसान वहीं से वो बीज खरीद लेता है। तीसरी बात बीजों में मित्रों ये ही है, रमेश भाई मजामा, मोहन भाई सैनी, ओह अल्पेश भाई, बीजों में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, ज़्यादातर बीजों में सभी कुछ ऊपर की जो प्रिंटिंग होती है वो इंग्लिश में लिखी गई है। ज़्यादातर 99% मैं ये कहूँगा कि इसमें इंग्लिश ही होता है। और हमारे जो किसान हैं ज़्यादातर प्रादेशिक किसान होते हैं, अपने अपने प्रादेशिक भाषा के सिवा और किसी को नहीं जानते। जैसे हमारे गुजराती किसान हैं, गुजराती के सिवा हिंदी पढ़ना बहुत ही मामूली कम लोग जानते होंगे, और इंग्लिश तो बिल्कुल कम लोग जानते हैं जो किसानी से, कृषि से जुड़े हैं। और इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है,
हम सभी मिलकर स्वदेशी की बात तो करते हैं, स्वदेशी लाना भी चाहते हैं, लेकिन जहां पर ये भाषा आती है वहीं पर तो इंग्लिश बनी रहती है। कम से कम प्रादेशिक भाषा में लिखा जाए, ऐसा किसानों को प्रयास करना चाहिए। जिन लोग किसान से जुड़े हैं, हाँ केवल भाई, मुनुदा, बुआ साहेब, अमित जी, जो लोग किसान से जुड़े हैं, किसान तौर के किसान कृषि नेता है, उनको सरकार को ये बात ध्यान में डालनी चाहिए कि भाई उसका ऊपर कम से कम प्रादेशिक भाषा, या तो प्रादेशिक भाषा नहीं हो तो हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी लिखा जाए। और भाषा भी इतनी सरल होनी चाहिए कि किसान उस सीड के बारे में समझ पाए कि क्या लिखा गया है। ज्यादातर वो पैकिंग के अंदर जो सीड होते हैं वो किसान खरीद के ले आता है, और किसान सीड के बारे में इतने बड़े गफले हैं, इतनी बड़ी कंपनियों के गफले होते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि सभी कंपनियां गफले करती है, पर काफी कंपनियों के गफले इतने होते हैं किसान मुश्किल में आ जाता है। एक तो किसान पाकी पर्ची नहीं लेता है, पर्ची लेने के बाद अगर किसान उस सीड को बोता है और फसल कम होती है या नहीं होती या नष्ट होती है तो उसका तो बेड़ा गर्क हो जाता है। तो उस वक्त कंपनियां क्या करती है, अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग बातों कहेगा कि आपने ये किया था, आपने वैसे पानी दिया था, आपने ऐसे खाद दी थी, आपने वैसे बोया है, इसीलिए आपकी फसल नहीं हुई। कंपनी निकल जाती, हर बार निकल जाती, और जुर्माना सिर्फ और सिर्फ किसान के सर पर ही आता है। ये डुप्लीकेट और मिलावट वाले सीड बहुत बड़ा बिजनेस है उसका। तो बीज के बारे में किसानों के साथ काफी धोखाधड़ी की जाती है। इससे भी बड़ी धोखाधड़ी मित्रों, हाँ गुरुजी, वाह वाह, सुबीजम सुक्षेत्र जायते संवर्धन है, वाह वाह वाह। गुरुजी तो दशरथ भैया तो हमारे जैसे ज्ञानी हैं, हमसे भी थोड़े बड़े ज्ञानी कहूँ तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने मध्य का क्षेत्र जो है, मध्य क्षेत्र में खास करके मंदसौर से लेके इंदौर तक उस क्षेत्रों में काफ़ी हलक जगाई है, काफ़ी किसानों को उन्होंने जोड़ा है जैविक कृषि में। ओ जीतू दादा नमस्ते। वाह वाह वाह। तो बीजों की जो बात आती है, इससे भी एक और बड़ा गफला मैं आपको बताऊं मित्रों, और वो है देसी बीजों का। आजकल देसी बीजों का एक बड़ा, वहीं पर भी बड़ा गफला चलने लगा है। सबको देसी बीज चाहिए, और देसी बीज वाले भी मैदान में आ गए। जब मांग बढ़ेगी तो पुरोड़ा वाले अपने आप आ जाते हैं। सप्लाई और डिमांड का वो जो प्रोजेक्ट चलता है, तो वो सब आ जाते हैं, और इन गफलों में किसान मारा जाता है। किसान को सीड के बारे में कोई जैविक गुरु ये नहीं समझाते हैं कि सीड कैसे लेने चाहिए, क्या लेने चाहिए, कैसे होने चाहिए। सबका पोषण के और प्रभाव है, ये डालो, वो डालो, ये करो, ये डालो, सबको डालवाना ही, क्योंकि डालते रहेगा किसान तो उनका व्यापार चलता रहेगा। मुंह के तौर पे वो जैविक गुरु बनेंगे, पिछले में अपने आदमी उनका सब बेचते रहेंगे। कोई यूमिक एसिड बेचता है, कोई ये बेचता है, कोई वो बेचता है, और बीच में क्या बेचोगे। मैं तो जितने भी जैविक किसान मेरे से जुड़े हैं उनसे विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान बीज पर दें। हमारे पुरखे भी बीज पर बहुत ध्यान देते थे। हमारे जो वडील थे, जो कृषि से जुड़े थे या तो आम समाज से जुड़े थे। केवल भाई नमस्ते। हाँ जी, किसान के तीन ही टक है, बीज, खाद और कीटनाशी, तीनों वाले। तीनों से अगर किसान का छुटकारा हो जाए तो कृषि अपने आप में स्वायत्त हो जाएगी और बहुत मुनाफे वाली हो जाएगी। सही बात है। तो अगर शादी करने के लिए भी हम जाते थे, हम अपने से शुरुआत करते हैं, ह्यूमन से। लड़के के लिए अगर शादी करनी है या तो लड़की के लिए लड़का देखना है, दोनों की बात कर रहा हूं, तो बड़े बुजुर्ग पहले शादी ये सब करने के लिए घर से निकलते थे, उनके घर में रहते थे, उनका तौर तरीका देखते थे, उनकी 7 पीढ़ियों की कुंडली निकालते थे। जिसको पता होगा।
शशांक जी नमस्ते, पधारिए। तीनों सातों बेड़ियों की कुंडली निकलती थी कि भाई उसके 7 बेड़ी में क्या दर्द हुआ है, क्या ऐसा है कैसा है। और ऐसा माना जाता था, ऐसा कहा जाता था कि सातों पीढ़ी में अगर किसी ने आदमी का खून किया है, मनुष्य हत्यारा है, तो उसी कुल में वो शादी नहीं करते थे। राजीवाल जी नमस्ते। जी जी जी। तो शादी बारात के बारे में भी ये सब चलता था। इतना ही नहीं, उसके कुल के नहीं, उसके मौसाल पक्ष जो है, नैनिहाल पक्ष है, उन सभी पक्षों की वो पुरखे जांच करते थे पूरी तरह से। फिर इसके बाद वहीं पर बच्ची देते थे या तो बच्ची को शादी करवा के कन्या को अपने घर लाते थे। जब हम अब ये सब छूट गया मित्रों। सतीश भाई नमस्ते। यहाँ अब ये सब छूट गया है। जब हमारे में नहीं रहा तो खेतों में कैसे रहता है। खेतों में भी हम क्या करते हैं, कहीं से कोई किसी ने कहा कि ये कंपनी के बीज अच्छे आते हैं, वो दो। कंपनी वाले गांव गांव वो भोंपू बाजा लेके घूमते रहते हैं और अपनी एडवर्टाइज करते रहते हैं, तो किसान उसकी बातों में भी आ जाता है। कई बार ऐसा होता है, कई बार मैंने देखा है कि किसी किसान के खेत में अच्छा पैदावार होती है, अच्छी फसल होती है, तो कंपनी उसको कुछ पैसा दे देती है। फिर दूसरे किसानों को लेकर जाती है और कहती है देखो ये हमारी कंपनी का बीज है, हमारा ऐसा है। और किसान भी ऐसा बन जाता है, पैसों के लिए अपने भाइयों का गला घोंट देता है। जी राजपाल भैया जय आयुर्वेद। तो बीजों के लिए ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि किसान का दुश्मन ही किसान बना है। वो कहता है कि वो नहीं कहेगा कि भाई ये इस कंपनी का नहीं, क्योंकि कंपनी वालों ने उसको कुछ पैसे दिए। आने वालों को भी क्या है कि बोलेंगे भोजन में क्या मिलता है। मैं काफी सारी शिविरों अटेंड कर चुका हूं। हर जगह पर किसान ये नहीं कहता कि ज्ञान क्या देने वाला, कौन क्या बोलने वाला है। किसान को ये चाहिए कि भाई वहां पर कुछ मिलेगा, पैकेट मिलेंगे, कुछ सैंपल मिलेंगे, भोजन मिलेगा, चाय नाश्ता मिलेगा, किसान इकट्ठा हो जाता है। बीजों के बारे में जब भी किसान की बात आती है, सबसे बड़े औंधे मुंह की है किसान बीजों में खा लेना। अब बीजों में क्या होता है, बीज कैसे पैदा होते हैं और बीजों में क्या क्या दिक्कतें रहती है, बहुत बड़ा विषय है। पर मोटे मोटे तौर पर, हाँ जयमीन भाई, संजय भाई, रोहित भाई नमस्ते, पधारो। सीड के बारे में मोटे तौर पर हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। तो बीज हमारे वहां 3 से 4 तरीके के हैं। बीज जो हमारे पास है 3 से 4 तरीके के हैं। सबसे पहले है हमारे देसी बीज, देसी सीड्स। दूसरे है उन्नत किस्म के। तीसरे हाइब्रिड बीज। चौथे है जेनेटिकल मॉडिफाई। और पांचवा अभी आ रहा है उसको कहते हैं खरपतवार नाशी टॉलरेंस, हर्बिसाइड टॉलरेंस सीड। हाँ, ये पांचवा आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है, पर वो प्रदेश में तैयार हो चुका है। कहीं भारत में भी आने की, पिछले दरवाजे से आने की मुहिम चल रही है मित्र। तो बीज मोटे मोटे तौर पर ये 4-5 प्रकार के हैं सीड। तो उन बीजों में सबसे पहले आते हैं हमारे देसी बीज। देसी बीजों से आते हैं उन्नत बीज। उन्नत के बाद हाइब्रिड आएंगे और हाइब्रिड के बाद जेनेटिकल मॉडिफाई आएंगे। और अभी नहीं आए वो हर्बिसाइड टॉलरेंस सीड है। हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। हर्बिसाइड टॉलरेंस में ऐसा है कि अगर आपने फसल बो दी और फसल में खरपतवार ज्यादा रहती है, हाँ जी जी केवल भाई, मैंने कहा कि हिंदी में ही होना चाहिए, या तो प्रादेशिक भाषा में एक पर्चा उसके साथ रहना चाहिए, ताकि किसान अच्छी तरह से समझ पाए। और किसान को ये मैं विनम्र अपील करता हूं कि उसका पक्का पर्चा खरीदने का चिट्ठा जरूर ले ले, बिल जिसको। तो हर्बिसाइड टॉलरेंस जो बीज है उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। उस बीज में क्या होता है, जब आप कोई भी क्रॉप को बुआई कर लेते हैं, फिर उसमें खरपतवार होती है। तो गुजराती के तौर पे हम बताएंगे खरपतवार 2 तरह की होती है। गुजराती में कहा जाता है, एक जैसे चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार,
और एक लंबी पत्ती वाली खरपतवार। खरपतवारों को दो भागों में बांटा गया है। अब होता क्या है, आप अगर एक खरपतवार नाशी आपके खेत में डालोगे, मानो कि आपने गेहूं की बुआई की है, गेहूं की बुआई में आप एक तरह की खरपतवार नाशी डालोगे तो वो एक ही तरह के, मानो कि आप गेहूं का जो पौधा है वो चौड़ी बीज वाला, चौड़ी पत्ती वाला है, तो उसमें आप चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार नहीं डाल सकोगे। उसमें आप लंबी मतलब पहली पत्ती होती है जो वाइड होती है, उसकी खरपतनाशी डाल सकोगे। तो वो तो खरपतनाशी काम कर लेगी, लेकिन जो लंबी पत्ती वाली जो खरपतवार है गेहूं जैसी है, उसका नाश नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर ऐसी खरपतवार नाशक आप डालने जाओगे तो गेहूं भी साथ में जल जाते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत थी। तो कंपनियों ने ऐसे बीज बनाए, ऐसे बीज तैयार किए कि वो डालने के बाद आप किसी भी तरह का लंबी पत्ती या चौड़ी पत्ती वाला कोई भी खरपतनाशी उसमें यूज करो, उस पाक को नुकसान नहीं होगा, बाकी के सब खरपतवार जल जाएंगे, सब के सब। मोटे तौर पे मैं समझा रहा हूं, उसको हर्बिसाइड टॉलरेंस बीज कहा गया है मित्रों। तो वो बीज आजकल मार्केट में चल रहे हैं प्रदेश में, अभी भारत में नहीं आए, क्योंकि हर्बिसाइड का वपराश दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। किसान वहीं पर खुद ही नहीं तो निराई गुदाई करना चाहता है, न निराई गुदाई के लिए आदमी मिल रहे, और निराई गुदाई करने जाएगा तो महंगा भी पड़ता है। तो ये जो मनरेगा की योजना है, किसानों को अपने अपने क्षेत्रों में ये दबाव डालना चाहिए, जो हमें गुजरात में डाला है। मनरेगा की योजना के जितने भी मजदूर हैं उनको निराई गुदाई या कृषि में जोड़ देना चाहिए, ताकि कृषि में मैन पावर बना रहे, लेबर ओरिएंटेड बना रहे, और खरपतवार नाशी का प्रयोग कम होना चाहिए। वैसे भी एक कायदा ऐसा माना गया कि जहां पर लेबर की स्किल की उपलब्धि है, मतलब अवेलेबिलिटी है, वहीं पर खरपतनाशी का यूज नहीं करना चाहिए, वो उसकी बिकाई नहीं होनी चाहिए। पर ये कौन मानेगा, देश में ये नीति नियम सब कागज पे ही रहते हैं। तो इसका एक मूल बात यह है कि खरपतवार नाशी जो बीज है वो अभी भारत में नहीं आए। इसके बाद है जेनेटिकल मॉडिफाई, जीएम सीड की बात आती है, ऊपर से हम नीचे की ओर आ रहे हैं। अब जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड में क्या है, हम सबसे पहला ब्रिंजल का, बैगन का हम उदाहरण तौर पे आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिंजल में सबसे बड़ी दिक्कत आती थी, ब्रिंजल का जो फल होता है उसके अंदर छेद करके अपने इंडे रखने वाली फ्रूट फ्लाई का, फल मक्खी का। अब एक बार उसने छेद करके अंदर बीज अपना इंडा छोड़ दिया, फिर दुनिया की कोई भी दवाई आप डालते रहो वो मिटता नहीं है, वो मिटता नहीं है। पूरा पौधे को आप जहरीला बना दो फिर भी वो फल गया। और ये इसकी कोई बड़ी दवाई भी नहीं थी जिससे आप वो उड़ने वाली मक्खी को मार सको। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि अगर हम पौधे को ही ऐसा जहरीला बना दें कि पौधे के अंदर रहने वाले कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाए, पौधा खुद ही अपने आप में ऐसा बन जाए कि उसके अंदर दाखिल होने वाले जीव मर जाए, जैसे पहले से उसको इम्यूनिटी दे देना। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रिंजल के जो डीएनए थे, अभी ये डीएनए के बारे में तो बहुत ही अच्छी चर्चा हो रही है, अगले एपिसोड में भी हुई थी। तो डीएनए की ऐसी चैनें होती है, ऐसी सीढ़ियों की तरह घूमती हुई, और उन डीएनए में उन्होंने बेसिलस तुजेरिया करके एक जीव आता है, वो बहुत जहरीला होता है, उसका जिन्स उसमें डाल दिया। मतलब ब्रिंजल वही का वही रहा, उसके देखाव गुणधर्म में कोई फर्क नहीं आएगा, पर वो इतना जहरीला हो जाएगा कि वो अंदर की जो डोका मरड़ी की येल है, जिसको हम स्टैम्प बोरर कहेंगे, वो होगा ही नहीं, क्योंकि स्वतः जहरीली हो जाती। वो फल मक्खी भी उसको नहीं छुएगी क्योंकि वो जहरीली हो गई। और इसी तरह से उन्होंने जीएम ब्रिंजल बनाए, जिसको जेनेटिकल मॉडिफाई कहते हैं। जैसे बीटी कपास है, तो ये जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप जो है वो जीएम सीडों से तैयार होते हैं।
और कोई भी कितना भी कह ले कि भाई इसको जीवामृत से नहलाओ, 3 पेटी कर दो, 4 पेटी कर दो, वो बदल जाएंगे, वो गलत बात है। ऐसी बातों में मत कर, भूलकर भी मत आइए। 3 बार आप जीवामृत से खेती कर लोगे तो क्या बीटी क्रॉटन देसी हो जाता है? क्योंकि उसका जीन में बदलाव आया है, हाइब्रिडीकरण नहीं है, समझ लीजिए। बहुत बड़ी पीछे पीछे जम जाएंगे, बात चलाएंगे। और अगर जीवामृत से आदमी का मूल डीएनए बदल जाए किसी पौधे का, तो क्या हम किसी आदमी को जीवामृत में हर रोज नहलाते रहेंगे तो क्या 4-5 साल में आदमी बंदर बन जाएगा? क्योंकि आदमी का मूलभूत डीएनए बंदर का है। इसलिए ये चीज सही नहीं है। जीएम सीड जीएम ही रहेगा। और जीएम का सबसे बड़ी दिक्कत वाली बीज ये है कि वो दूसरे फसलों में दूसरी बार या तो कम उत्पन्न होते हैं या तो होते ही नहीं, ऐसे बनाए गए ताकि जाके कंपनी को अपना रिसर्च के पैसे मिले। मतलब हर बार नया बीज, हर बार नया पैसा, हर बार कंपनी के वहां किसान पैसा देता रहे। ये एक विष चक्र की तरह होता है जीएम में। ऐसा नहीं कि हर जीएम में दूसरी बार सीड नहीं होंगे, होते हैं, लेकिन उतने मजबूत और उतने तंदुरुस्त नहीं होंगे। और वो भी जब जिस योजना से हम लाए थे कि भाई उसमें रोग नहीं लगे, पर अभी आप देख रहे हो कि बीटी कपास में वो गुलाबी अड़ का प्रॉब्लम आ ही गया है। मतलब वो इतना सक्सेसफुल नहीं है। और न जाने अगले 30-40 सालों में वो जीएम का अपने मनुष्य के स्वास्थ्य पे, हमारे मवेशियों के स्वास्थ्य पे कितना असर पड़ेगा, वो तो समय ही बताएगा। समय से पहला कहना कुछ अलग बात है। पर जीएम बीज वालों की मैं एक बात आपको बता दूं कि सरकार के सामने वो उन्होंने जो पेपर रखे उसमें उन्होंने कहा है कि अगर जीएम आप बिंजन लगा दीजिए, जीएम कपास लगा दीजिए तो पेस्टिसाइड का वपराश कम हो जाता है। उनका ये कहना है, उनकी दलील मैं आपके सामने करता हूँ। ताकि बाहर से जो पेस्टिसाइड डाली जाती है वो एनवायरनमेंट को खराब नहीं करती है, भूमि को खराब नहीं करती है, पानी को खराब नहीं करती है। तो पर्यावरण के लिए उनका कहना यह है कि बीटी जो है, बीटी बीज सबसे अच्छे है क्योंकि वो उनमें इतनी दवाइयों का उपयोग नहीं होगा। और सरकार और जो, हाँ दिलीप भाई नमस्ते, सरकार और हमारे जितने भी लोग वहीं बैठे उनके गले में ये बात सिरे की तरह उतर गई कि भाई चलो ये तो बढ़िया है, पर्यावरण को नुकसान तो नहीं हो रहा है, दवाइयों का बोझ कम हो रहा है किसान पर उन्होंने ये लंबे अरसे पर दूसरी बात कहे तो उन्होंने अभ्यास नहीं किया कि भाई ये बीटी कपास या बीटी ब्रिंजल या बीटी मकई से 10-20 साल के बाद हमारे मवेशी है, हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। या तो उन्होंने किया है, उसको दबाया गया है, या तो किया ही नहीं गया है मित्रों। तो ये है जेनेटिकल मॉडिफाइड बीज। इसके बाद आते हैं हाइब्रिड बीज। क्या आते हैं? हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड से। अब हाइब्रिड में क्या होता है? हाइब्रिड में आने से पहले हम फलिनीकरण की एक बात देख लेते हैं, पोलराइजेशन की। जो परागनयन की बात होती है उसको हम देख लेते हैं, फिर हाइब्रिड की बात आपके दिमाग में समझ आ जाएगी। क्योंकि बीजों में काफी सारी भ्रांतियां हैं, काफी सारी भ्रांतियां फैला दी गई है, काफी सारी भ्रांतियां चली आ रही है और काफी सारी भ्रांतियों लोग फैलाते रहते हैं अपना धंधा चलाने के। तो फलिनीकरण का वहीं पर 3 ही उदाहरण ज्यादा तौर पे हम देंगे। एक फलिनीकरण है जिसको हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। समझ लेना, पोलिनेशन का मतलब है संवर्धन, नर और मादा का परागनयन होना, संवर्धन होना, सेल्फ पोलिनेशन। दूसरे के बारे में कहा गया है ऑफन क्रॉस पोलिनेशन। ऑफन का मतलब है कभी कभार, हो भी सकता है, नहीं भी होगा तो चलेगा। ऑफन क्रॉस पोलिनेशन मतलब नर मादा का क्रॉस, सेल्फ क्रॉस पोलिनेशन, ऑफन क्रॉस पोलिनेशन। और तीसरा है हाईली क्रॉस पोलिनेशन। समझ लेना, पहला है सेल्फ क्रॉस पोलिनेशन, दूसरा है ऑफन क्रॉस पोलिनेशन और तीसरा है हाईली क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये 3 शब्दों को आप समझेंगे। हाँ जी, 3
तीन बातों को हम समझ लेंगे तो बीज के बारे में काफी सारी भ्रांतियां हमारी दूर हो जाएंगी मित्र। और भी मित्रों जिनको बीजों में रस है, स्वदेशी देसी बीजों में, इनको भी आप शेयर करते रहे। आपके पास शेयर का ऑप्शन है। ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट आज चल रहा है। आज मैं भी थोड़ा मस्ती में हूँ, मूड में हूँ, और बीज ये मेरा चहिता विषय है, मेरा और जगदीश भैया का। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी पौधा में नर और मादा दोनों रहते हैं। नर पुष्प भी होते हैं, मादा पुष्प भी होते हैं। कभी कभी एक ही पुष्प में नर और मादा रहते हैं, और उसके बीच जो संबंधन होता है हम उसको परागनयन कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं, पॉलिनेशन भी कहा जाता है। तो ये जो पराग है, पुकेसर के पराग को श्री केसर तक पहुंचाने के लिए काफी सारे कीटक होते हैं। मधुमक्खियां होती है, पवन होता है, पानी होती है, काफी चीजों से परागनयन होता रहता है। काफी लोग कहते हैं कि पृथ्वी से मधुमक्खी चली जाएगी तो पूरी पृथ्वी का नाश हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हाँ, मधुमक्खी चली जाने से काफी चीजों में परागनयन की कमियां आ जाएगी, काफी जो क्रॉप उनके साथ जुड़े हैं वो नष्ट हो जाएंगे। बाकी सभी पौधों के लिए मधुमक्खी का परागनयन के बिचौलिया होने की जरूरत नहीं है मित्रों। तो जब ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है कि अपने आप में हो जाता है, तो आप गेहूं को ले लीजिए। तो गेहूं है, गेहूं में नर पुष्प और मादा पुष्प आसपास में ही रहते हैं। उसके लिए दूसरे नर पुष्प की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने आप में क्रॉस हो जाते हैं और परागनयन प्रक्रिया और फलिनीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। जैसे सरसों में है, सरसों में भी वही हाल है, सेल्फ पॉलिनेशन है। उनके लिए नर मादा की जरूरत नहीं होती है। एक ही पौधे में नर और मादा दोनों के पुष्प और साथ में पुष्प में परागरज और साथ रहती है। तो वो पवन की वजह से, या तो अपने आप ऊपर से नीचे की ओर पुष्प रहने की वजह से, गिरने से, कुछ कीट पतंगिया की वजह से, कुछ आदमी के चलने से, कुछ पानी के बरसने से, और कुछ हवा के चलने से वो परागनयन अपने उड़कर, बिल्कुल बारीक हल्की होती है परागरज, वो बिल्कुल उड़ के चलती है, तो उसे हो जाता है। तो उसके लिए नर की नितांत आवश्यकता नहीं है। मतलब वो सेल्फ अपने आप हो जाते हैं। उनको परागनयन कराने की कृत्रिमता से या तो नर रखने की जरूरत नहीं होती। ये है सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा है ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब कभी कभार नर चाहिए और नर नहीं हो तो भी चलेगा। उसमें नर का फूल थोड़ा दूर भी होगा तो भी चलेगा, पास में होगा तो भी चलेगा। नर नहीं है तो वो अपने आप में भी पॉलिनेशन होगा। मतलब नितांत आवश्यकता नर की नहीं है। कभी कभार होती है, कभी कभार नहीं होती है। ऐसे भी कई पाक है। और तीसरा पाक है हाईली क्रॉस पॉलिनेशन। उसमें नर की आवश्यकता नितांत होती है। मैं आपको उसका 2 उदाहरण बताऊंगा तो आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहला है हमारा कंटोला। कंटोला के पौधों में ऐसा पाया गया है, एक अगर नर कंटोला नहीं है पास में तो मादा को बीज नहीं लगते। इसीलिए आप देखना एक बंज कंकोड़ा आता है, वो एक पेड़ तो होना चाहिए। जैसे उसमें भी होगा, पपीता में आपको एक दो नर लगाने पड़ेंगे। 1-2 नर नहीं होंगे तो पपीता को पपीते नहीं लगते। मतलब वो हाईली क्रॉस पोलिनेशन है। नर की मतलब रिक्वायरमेंट है, नर होना ही चाहिए। तो वो हाईली क्रॉस पोलिनेशन है। तो इन तीनों की वजह से बीजों को तैयार किया जाता है। अब जब क्रॉस बीज किया जाता है, हाइब्रिड सीड ऐसा किया जाता है। हाइब्रिड बीज में ऐसी चीजें होती है, अच्छे किस्म के नर और अच्छे किस्म की मादा को कृत्रिम से फलितान किया जाता है। जैसे हम कपास में, रुई में करा दें, उसकी परागरज लेके वहीं पर लगाते हैं। जैसा हम कराते हैं कृत्रिम वहीं पर खजूर में हमारे वहां उसको लगाते हैं। नरमा बोलते हैं हम तो, नरमो लगावाना। नर खजूर की वो पराग ले जाए, पेड़ों में लगाते रहते हैं, ऐसे छिड़कते हैं, तब जाके उसको खजूर लगता है।
तो हाईली क्रॉस पॉलिनेशन मतलब नर और मादा का संयोगीकरण, वहां पर यह देखा जाता है। जैसे एथेंस और स्पार्टा में होता था कि एथेंस और स्पार्टा में क्या होता था कि शादी करने का सबको अधिकार था, पर बच्चा वही पैदा कर सकता था जो मजबूत है, जिनकी ताकत है। वो औरत और वो आदमी ही बच्चा पैदा कर सकते थे। हो वहीं पर आपने उसका इतिहास देखा होगा। इस तरह से मजबूत नर पौधों से लिया जाता है जिसमें रोग नहीं लगा हो, जिसमें बीज ज्यादा आते हो। और उसी तरह के जिसको शोधा मेंडेलिफ ने वो सबसे पहला वो मटर के बीज पर उसका प्रयोग किया और हाइब्रिड सीड की उन्होंने एक बड़ी खोज की। उसी वर्ग के जो पौधे हैं उसके नर और मादा के संयोगी करके अच्छी उन्नत किस्म मिलाना, जिससे उन्नत किस्म में भी ये हाइब्रिड में 3 चीज होती है। हाइब्रिड में 3 चीज मानक में रखी जाती मित्रों। सबसे पहला ये है, हाँ जी वो मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात ये है कि बीज का उत्पादन ध्यान में लिया जाता है। जब हाइब्रिड किया जाता है तो नर मादा का उत्पादन का सबसे पहले तौर पर ध्यान रखा जाता है कि नर जो जात है, नर पौधा और मादा पौधा की उत्पादन क्षमता कितनी है। और सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता वाले को पसंद किया जाता है, क्योंकि अचीवमेंट इज मस्ट बी, सबका गोल यही है कि ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। दूसरा ये अभ्यास किया जाता है उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कैसी है। दूसरा दोनों को कीटक कितने लगते हैं, कम कीटक लगने वाले पौधे को ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी होती है। तो उसके बीज जो बनेंगे वो भी मजबूत बनेंगे। जिसके माता पिता मजबूत उसकी आखिर पेड़ी मजबूत। जिनके माता पिता माडले होते हैं तो उसके बच्चे भी मादे ही रहेंगे। माँ का स्वास्थ्य, इसीलिए हम जब 2 हृदया माता होती है, हमारी बहनें जब 2 हृदया होती है तब उसको अच्छे भोजन दिया जाते हैं और इसीलिए हम उसको मैके ले जाते हैं। 2 हृदया बहनों को हम मैके इसीलिए ले जाते थे। कुछ जी वंदे मातरम, प्रवीणा दीदी वंदे मातरम, महेश भाई वंदे मातरम, क्योंकि वो मैके में आराम कर सके और मैके वाले उसको अच्छे से अच्छे भोजन दे दे ताकि आने वाली नस्लें हमारी आने वाली नस्लें बिल्कुल मजबूत हो जाए। क्योंकि ससुराल में वो अच्छा खा ही नहीं पाएगी। पहले तो, अभी तो ससुराल की परिस्थिति सुधर गई, पर पहले के ज़माने में ससुराल में इतना पौष्टिक भोजन नहीं दिया जाता था और स्त्री का स्वभाव भी वैसा है, वो बचा कुचा खा लेती है और काम का बोझ भी रहता है, तो बच्चे के परवरिश के पर उसका ध्यान नहीं रहता। इसलिए बच्चे का परवरिश का जो समय होता है, इसलिए हमारे वहाँ गोद भराई की, गुजराती में खोला भर के, गोद भराई के बाद औरत को हम अपने मैके भेज देते ताकि वहाँ पर उसका शुश्रूषा हो, उसको अच्छा भोजन मिले, माँ उसकी देखभाल करे और आने वाला बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहे। हमारी पूरी परंपरा बीजों के बारे में थी। बीजों को हम बहुत ही अच्छी तरह से समझते थे। तो इसी तरह से ये जो बीज है ये 3 चीजों से पसंद किए जाते थे। सबसे अच्छी पैदावार, इसके बाद है रोग प्रतिकारात्मक शक्ति, और तीसरा उसकी अलग अलग पहलू होते हैं। जैसे गेहूं की अगर आप बात करें, अगर गेहूं का आपको हाइब्रिड सीड लेना है, अभी तो गुजरात में या भारत में हाइब्रिड गेहूं नहीं चल रहे हैं, सब गलत मान्यता है। एक भी गेहूं हाइब्रिड नहीं है मित्र। हालांकि वो सीड जब पहले से हमने लाए थे अमेरिका से तब के हैं। इसके पहले हमारे पुराने किस्म की जो देसी बीज थी वही बात पर मैं आ रहा हूँ। तो गेहूं में अगर एक बात है कि गेहूं में सबसे 2 चीज वाली ध्यान रखा जाता है गेहूं का, क्योंकि मैं गेहूं के ब्रीडिंग के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट गेहूं में है। तो गेहूं में क्या कहा जाता है कि सबसे पहले कराया जाता है बाली की लंबाई बढ़े। तो मदर सीड ऐसा पसंद किया जाएगा जिसमें बाली की लंबाई ज़्यादा हो, दाने की साइज ज़्यादा हो और दाने भरावदार। दूसरी, उसको रोग नहीं लगे, वो बात होगी। तीसरी, गेहूं में एक महत्व की चीज़ें मानी जाती है, गेहूं को ऊंचाई पे अगर आगे बढ़ाओगे, अगर उसका वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगा, वेजिटेटिव ग्रोथ होगा तो ग्रेन ग्रोथ कम होता है। ये नियम है। कुल जत्थे में अगर आदमी बड़ा हो जाएगा तो उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। एक टोकरी में आप छोटे छोटे कई आम भर सकते हो, लेकिन एक बड़ा आम रखोगे तो टोकरी 2-4 आम से भरा जाएगी। बस वही स्थिति में वही माना गया है कि ग्रेन ग्रोथ को कम कर दिया जाता है, क्योंकि ग्रेन ग्रोथ कम करने से 2 चीजें होती है। एक तो पवन में वो गिर नहीं जाते क्योंकि उसकी वो बौने होते हैं, छोटे होते हैं,
और दूसरा उससे मिलने वाला भूसा की कोई कीमत नहीं है। अभी 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 की कीमत दाने की बढ़ रही। भूसा हमारे काल में जब हमारे पुरखे थे तब भूसा की कीमत थी, क्योंकि गर्मियों के सीजन में हम कृषि नहीं करते थे, तो हमारे जितने भी मवेशी थे वो भूसा पे नपते थे, भूसा खाते थे, और भूसा हमारे लिए बहुत जरूरी चीज था। तो जब गेहूं की वो बात आ रही है तो गेहूं में उन्होंने क्या किया कि उसकी लंबाई को छोटी कर दी, सिलेक्टिव किया इसे, छोटी ऊंचाई वाले पौधे को पहले पसंद कर दिया गया। इसका दो पहलू में फायदा हुआ। ऊंचाई घटने की वजह से जो कुल ऊर्जा थी वो दानों में परिवर्तित हो गई, और जब दानों में वो परिवर्तित हुई तो दानों की बराबर संख्या भी बढ़ी, उसका कद भी बढ़ा, बाली की लंबाई भी बढ़ी, और गिरने वाला प्रश्न अपने आप सॉल्व हो गया। तो ये बीजों की पसंदगी में, हाइब्रिड बीजों में ऐसे ऐसे चीजों की पसंदगी रखी जाती है। फिर आते हैं उन्नत किस्म के बीज। उन्नत किस्म के बीज जो ज्यादातर गेहूं उन्नत किस्म के बीजों से बनाया गया है। ज्यादातर हमारे वहां सरसों है, गेहूं है, तिल है, मूंग है। इसमें हाइब्रिड भी है मूंग में, पर उसमें उन्नत किस्म के बीज भी माने गए। उन्नत किस्म के बीज एक अलग चीज है, वो किसान देसी बीज ही माना गया है। हमारे खेतों में जब हम पौधे को बोते हैं, कोई भी चीज को बोते हैं, तो उसमें होता यह है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना कैरेक्टर को बदलते हैं वातावरण के हिसाब से, अपने भीतर की शक्तियों की ऊर्जा की वजह से, और कुछ अज्ञात कारण है जिसको पता नहीं चलता, वो सेल्फ म्यूटेट होते हैं, वो सेल्फ बदल जाते हैं। गिरीश भाई, હું એક પ્રોગ્રામમાં છું, પછી ફોન કરું આપને 10 મિનિટમાં। हाँ गिरीश भाई, हाँ गिरीश भाई, હું એક મીટિંગમાં છું, 10-15 મિનિટમાં ફોન કરું આપને। तो वो अपने आप में म्यूटेट होते हैं। जैसे आपने अपने मूंग बोए हो, मैं एक और बात बताऊं, जो लोग हमारे साथ जुड़े बंसी कृषि से, बंसी देसी बीज बोते होंगे, आप कहीं से भी बंसी बीज ले आइए, आपको उनमें 20-25 से 50 पौधे ऐसे मिलेंगे जिसके कैरेक्टर बंसी से अलग आते हैं। आप छान कर भी, कितना भी छांट कर भी बंसी लगाओ एक एक दाना पसंद करके, फिर भी आपको वो मिलेंगे और मिलेंगे। बंसी जब आप बोओगे, अब देख लेना, उसमें 10, 12, 15, 20, 25, 50 या तो 100 जैसी बालियां अलग निकलती है। अब कर लेना, आप किसी भी जगह जाओगे, हमने बहुत ही उस पर प्रयोग किए, तो उसका हमने रीजन ढूंढा कि हाँ, तो वो उसके मदर कैरेक्टर है, उसके जो डीएनए पड़े हुए थे, दूसरी किस्मों से मिक्स हुए थे, वो म्यूट होकर वहीं पर बाहर आ जाते हैं। ऐसा मूंग में भी होता है। म्यूट होने के बाद या तो आपको हल्की वैरायटी मिलेगी या तो अच्छी वैरायटी मिलती है। जब अच्छी वैरायटी मिले तो वो लोग, वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, हमारा किसान भी पहले यही करता था, जो मूंग अपने पूरे खेत में मूंग बो दिया, फिर वो घूम के देखेंगे मूंग का छोड़ कितना अच्छा है, उसमें पत्ते कितने अच्छे आ रहे हैं, उसमें फली कितनी संख्या में लग रही है, फली के दाने कितने अच्छे हैं, दाने की संख्या और वजन कितना अच्छे है। वो सब आप देखने के बाद अगर आपको लगे कि भाई ये मूंग मेरे खेतर में कुछ अलग चीज है, तो आप उसको बीज के तौर पे रख लेना। तो वो है उन्नत किस्म के बीज हो गए। उन्नत का मतलब ढूंढ के उसको अच्छी तरह, उसके अच्छे कैरेक्टर को अच्छे ले जाना, और वो उस पर 3-4 बार प्रयोग करते हैं। 3-4 बार प्रयोग करने के बाद उसके कैरेक्टर वही के वही रहते हैं, तो वो सीड के रूप में मिल जाते हैं। अगर म्यूट होने के बाद दूसरी बार अगर बोओगे और उसके पुराने सिम्टम्स आ जाएंगे, पुराने कैरेक्टर आ जाएंगे, तो वो पूरा म्यूट नहीं हुआ है, तो फिर वो सीड को फेंक देना पड़ेगा। म्यूट होने के बाद भी आप मानो कि एक गेहूं आपने अच्छा, आपके खेतों में एक गेहूं आपको अच्छा लगा है पौधा, उसका बाली भी अच्छी है, उसका दाने की संख्या भी ज़्यादा है, तो आप क्या करो, उसको काट के अलग ले लीजिए और उसके बीज बनाकर दूसरी बार थोड़ा दूर, जहाँ आसपास में कोई खेत नहीं है, वही गेहूं का वहीं पर बो दीजिए। हालांकि गेहूं में सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है, इसलिए चलेगा, फिर भी 3-4 फुट से कम अंतर रखना पड़ेगा। फिर वहीं पर आप उसको गेहूं को बो दीजिए, और फिर उन दानों में से जो दाने निकले उनमें से अच्छे अच्छे कैरेक्टर पसंद कर लीजिए, तो आपके पास गेहूं का अच्छा सीड हो जाएगा। वो आपने बनाए हुए सीड है, तो सीडों में ये ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे मूंग के हैं, ऐसे बाजरे के हैं, जो भी चीज़ आप खेतों में बोते हैं, आपको बीज खुद ही बना लेना चाहिए। किसान को बीजों पर, दूसरों पर आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए।
मैं ये मानता हूँ, और किसान ये कर सकता है। हमारे गुजरात में क्या करते हैं हम लोग, उस पर वो लाल कलर का धागा नाड़ा छड़ी आते हैं वो लगा देते हैं, जो अच्छे अच्छे पौधे जिसको लगते हैं, फिर उसको अलग काट के ले लेते हैं, उसके सीड बना लेते हैं, और दूसरी बार उसको संवर्धन करके फिर आगे के बीज बना लेते हैं। अब जब क्रॉस पोलिनेशन की बात चल रही है तो मैं एक बात और भी बताऊं, जो बात मुद्दा मैं भूल गया। अगर आपने एरंडी का सीड किया है, एरंडी में क्रॉस पॉलिनेशन है, आप समझ लीजिए। अब एरंडी का सीड आपको बनाना है, अच्छा सीड बनाना है, आपने अच्छे एरंडी लाकर मुझसे ले गए और पौधा बो दिया, पर उसका एक नियम है, इसके 500 स्क्वायर मीटर या तो 1000 स्क्वायर मीटर में दूसरा कोई भी एरंडी का पौधा नहीं होना चाहिए मित्र, ये बात समझ लेना चाहिए। एक भी एरंडी का पौधा होगा तो क्रॉस पोलिनेशन की वजह से आपके एरंडी का पौधे का जो कैरेक्टर है वो बदल जाएंगे। ऐसे काफ़ी सारे क्रॉप है जिसमें ये अंतर रखना पड़ता है सीडों के लिए, क्योंकि जिसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है उसमें तो अंतर डेफिनेटली आपको रखना पड़ेगा। जब आप बाजरा का सीड तैयार कर रहे हैं तो आसपास के बाजरे से 1 किलोमीटर के या तो 500 मीटर या तो 1000 मीटर के एनवायरनमेंट में दूसरा बाजरे का पौधा नहीं होना चाहिए। कपास में भी ये सब सीडों में ये ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके सीड तैयार होते। या तो आप अच्छे से अच्छे सीड लाकर बोओगे एरंडी के, और बाद में मेरा देसी एरंडी की जगह और भी कोई एरंडा है तो उसके कैरेक्टर दोनों क्रॉस होके कोई तीसरी फसल बन जाएगी, और आपकी मेहनत बहुत ही मुश्किल में आ जाएगी मित्रों। तो इस बीज जो है उसके लिए बहुत ही ये ध्यान रखने की नितांत आवश्यकता है। और आखिर में है हमारे देसी बीज। अब मेन फोकस पे हम आ रहे हैं मित्रों, बहुत ही बड़ी मेन फोकस देसी बीजों की। अब सब लोग देसी बीज की बात कर रहे हैं, मैं भी कहता हूं देसी बीज होनी चाहिए, पर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ देसी सीड, ये कोई आपको नहीं बताएगा। देसी बीज किसको कहेंगे, इसकी कोई क्राइटेरिया है आपके पास? अमृत भाई नमस्ते। देसी बीज का कोई क्राइटेरिया हमने नक्की नहीं किया, बस धंधा धुंध बातें चलती रहती है। कोई कहता है मेरे पास देसी बीज है, कोई कहता है मेरे पास देसी बीज है, एक दूसरों को देते रहते हैं और देसी बीजों की बात चलती रहती है। देसी बीजों का अपने आप में क्राइटेरिया होना चाहिए, जो है ही नहीं। कैसा क्राइटेरिया, किसको हम देसी बीज मानेंगे? खेतों में पैदा होने वाले बीज देसी मान लेंगे। आज आपके पास मिर्ची के देसी बीज है ही नहीं, क्योंकि कैप्सिकम बनाते बनाते हम इस तरह आगे बढ़ गए कि हमारे पास कैप्सिकम ही बड़ा है, उन्नत किस्म बनाई, हाइब्रिड बनाते रहते हैं। काफी सारे चीजों में देसी बीज बिल्कुल हमारे हाथ से निकल चुके हैं। लोग भले ही देसी बीजों की बात करते रहते हैं, उनको सीड के बारे में, सीड के साइंटिस्ट उसमें कितने हैं जिन्होंने सीड पे काम किया है? बस बाजार से कहीं से मिले, बीज बना लिए, 20-20 रुपया की पुड़िया बेचो, 10 रुपया की पुड़िया बेचो, बेचना ही धर्म हो गया। अब देसी बीजों की मैं एक बात बताऊं, आज के तौर पे, अभी की तौर पे, पुराने समय में हमारे वहां खरबूजा आता था। खरबूजा बहुत समझने वाली बात है। आज आप बाजार में कई बार घूम लो, पूरे गुजरात में तो मुझे नहीं मिले, पूरे गुजरात में मैं घुमा, वो खरबूजा कहीं नहीं मिल रहा, देसी खरबूजा। और लोग देसी खरबूजा के नाम पे बेचते रहते हैं, वो नीलम टेटी है, ये है, वो है, वो सब। देसी खरबूजा लंबा बड़ा आता था, इतना, जो नदियों में होता था, तालाबों के किनारे। हमारे जो गुजरात में जो देवी पूजा, देसी खरबूजा कहीं पर मिल नहीं रहा मित्रों। हाँ जी नमस्ते जी, बीच में कुछ डिस्टरबेंस आ गया था, फोन आ गया था।
हाँ, देसी चिबड़ू है, अश्विन भाई सही बात है। ऐसी सारी चीजें जो है दोस्तों वो गायब हो चुकी है, काफी चीजें। आवाज आ रही है सबको मेरी? डिस्टरबेंस क्लियर हो गया? हाँ, तो देसी बीजों के लिए वो देसी जो चीजें हैं वो आजकल नहीं मिल रही। देसी अनार आप ढूंढो कहीं पर नहीं है। वो बिल्कुल सफेद कलर के आते थे, इतने खट मीठे अनार थे। देसी काफी सीड्स हम गंवा चुके हैं, बिल्कुल गंवा चुके हैं। और देसी बीजों के नाम पे वहां पर भी जैविक में भी एक बड़ा गफला चालू हो गया, क्योंकि जो लोग देसी सीड बेचते हैं न उनको देसी सीड की व्याख्या मालूम है, न उनको पॉलिनेशन के बारे में बात पता है। बस कहीं से मिलते हैं, पड़िका दो और किसान को ले लो, बोले हमारे पास देसी बीज है। देसी खरबूजा का बीज हम कभी दिनों से ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारे औषधियों में उसकी जरूरत है। ऐसी सारी काफी देसी बीज गुप्त हो चुके हैं। हम लोग ज्यादातर एक नया तरीका लेके आए, कहते हैं कि भाई 3 साल तक वो बीज बो दो तो देसी हो जाएंगे। ये मेरे दिमाग में तो ये सब बातें नहीं उतर रही है। हाँ, अच्छा है, चलो नहीं है इससे अच्छा है कि ये बीज है, पर उसको देसी करके बेचना या देसी के नाम पे व्यापार करना बिल्कुल गलत है। देसी बीज अभी देहाती हो, बड़ा दूर दराज का जंगल हो, वहीं से आपको मिल जाएंगे। फिर देसी बीजों में भी 1-2 दिक्कतें आती है। हाँ जी, वो नदी के किनारे दीदी वो चिबड़े, जिसको चिबड़ा भी बोलते, खरबूजा भी बोलते, આપણે શક્કરટેટી બોલते, ગુજરાતીમાં શક્કરટેટી કહેતા। સરસ મજાની લાંબી આવતી, મોટી સરસ અને બહુ મીઠી। वो देसी शक्करटेटी कहीं मिल नहीं रही आजकल। तो वो माधुरी और ये क्या क्या नाम के और से बेचे जा रहे हैं, क्या शक्करटेटी के नाम पे क्या कुछ आता है पता नहीं चल रहा है। उसकी गोल साइज ही नहीं थी हमारे वहाँ, बिल्कुल लंबी थी। तो मैं उदाहरण तौर पे ये बात कह रहा हूँ। तो अब होगा क्या, हमें अगर देसी बीज चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो दूर दराज जंगलों में आदिवासियों के पास जाना पड़ेगा, जिन्होंने अपने आस परंपरागत बीज रखे हैं। कोई किसान भी है ऐसे, नहीं कहता हूँ सब किसान देसी बीज के नाम पे धुप्पल कर रहे हैं। कोई अच्छे किसानों ने भी देसी बीज ढूंढ के रखे हैं। मैं आपको देसी बीज की एक और बात बता रहा हूँ मित्रों। हम एक बार जगदीश भैया और हमारा ऋषिक ग्रुप नर्मदा के जंगलों में घूमते घूमते हमको एक देसी लौकी मिल गई, बहुत बढ़िया देसी लौकी थी। जंगल के बीच थी, पता था कि यहाँ पर कोई ने बोई नहीं होगी, अपने आप होती रहती होगी। हम उसके बीज ले आए और हमने आधे बीघे में वो बीज को बोए। हम भी बहुत खुश थे कि चलो भाई देसी बीज मिल गया, देसी लौकी आ गई है, दूधी जिसको लौकी बोलते हैं, जिसको मराठी में दोधी भोपड़ा बोलते हैं। हमने वो तो दिया, अच्छी हुई भी, पर जब आई तब वो 5-5 फुट, 6-6 फुट, 4-4 फुट की उसकी उत्पत्ति होने लगी। अब ये समझने बड़ी बात है कि 4 फुट या 5 फुट की लौकी ले कौन जाएगा? बाजार में जब बेचने गए तो लोग कहते तो अब पति पत्नी और 2 रहने वाले बच्चे वाले, उनको इतनी बॉटल ग्रीन दूधी चाहिए, छोटी छोटी वाली 12 इंच की, वो ये 5-6 फुट की लौकी को ले कौन जाएगा? इतने तो कोई लोग है नहीं। जो गाँव में शायद कोई 1-2 परिवार ऐसे बड़े होते हैं जो एक दूधी से साग बनाकर, सब्जी बनाकर खाएंगे। तो फिर हुआ क्या मित्रों, पूरे के पूरी जो लौकी थी वो हमको गौशाला में दे देनी पड़ी, मवेशियों को, गौ माताओं को खाने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी दूधी टेस्टी भी थी, अच्छी भी बात थी, पर खरीददार कौन होगा? तो देसी बीजों में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपने भी ऐसा कुछ बो दिया और इतनी बड़ी दूधी आ गई, इतनी बड़ी लौकी आ गई, तो आप बेचोगे कहाँ? बड़ी बड़ी लौकी हमारे गुजरात में तो कोई नहीं खाता, दूसरे प्रदेशों का तो मुझे कम अनुभव है, पर शहरों में तो कोई लेगा ही नहीं इतनी बड़ी दूधी, क्योंकि कम छोटे परिवार है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखकर हमें देसी बीजों की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो देसी बीजों की व्याख्या क्या है? सबसे पहले मूल मुद्दे पर आ जाते हैं मित्र। अब देसी बीज किसको माने? हमारे पास अगर कोई बीज आए तो उसको देसी है कैसे मानना? उसका कोई परीक्षण है? तो ऋषिक ग्रुप ने उस पर काफी परीक्षण किए हैं, और जो मोटे तौर पर जो चीजें उनके सामने जो आई है वो आपके सामने आज रख रहे हैं। जो देसी बीजों में आप कोई नहीं बताएगा, सब कहते हैं देसी बीज चाहिए, देसी बीज, पर देसी बीज है क्या? उसको पहचानोगे क्या? वो गीता में वो बात होती है, भगवान कहता है कि साधु पुरुष ऐसे होते हैं, साधु ऐसे होते हैं, संत मानस ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। तब अर्जुन पूछता है
कि हे केशव, आप हर बार कहते हैं कि अच्छा आदमी ऐसा होता है, पर हम तो अज्ञानी आदमी, हमारे घर में वो अच्छे आदमी आएगा, हम कैसे पहचानेंगे? तब वो एक श्लोक है वह कि स्थिति किम प्रभासित किमासित वजेत क्रीम। हे प्रभु, अस्तित्व प्रज्ञ की क्या भाषा? स्थित प्रज्ञ से का भाषा? समाधिस्थ केशव। स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है केशव? किसको हम संत माने, किसको हम साधु माने? अच्छा साधु की कोई व्याख्या तो होनी चाहिए। आने तो सब भगवे कपड़े पहन के आते, सब अच्छी बातें करके आते, तो स्थित प्रज्ञ की व्याख्या क्या है? हम उसको पहचाने ऐसे क्या? तब भगवान श्री कृष्ण कहता है, प्रदति यदा कामान पार्थ सर्वान मनोगतान आत्मनेव आत्मानां तुष्ट स्थिति प्रज्ञ रुच्यते। भगवान वहीं से, वो मेरे सबसे गीता के सबसे अच्छे श्लोकों में मैं उसको गिनती करता हूँ, क्योंकि वहीं पर अच्छे आदमी को पहचानने की एक बड़ी कड़ी दी है। वो 12 या 14 श्लोकों में बहुत ही अच्छा है। इस तरह से हम भी बोलेंगे कि ये इस बीजों का पहचान क्या है? ये केशव हमको बताइए, उस बीजों की पहचान क्या है जिसको हम देसी मान सकें। तो मोटे तौर पर देसी बीज एक तो ये होते हैं, देसी बीज जो होंगे आपके पास वो अलग अलग देखावर डिजाइन में होंगे, एक सरके नहीं होंगे। हाइब्रिड सीड होते हैं वो एक सरके एक समान रहेंगे। देसी बीज आपको उतने समान बीज नहीं मिलेंगे, देखने में आपको अच्छे नहीं लगे। दूसरा, देसी बीज में सबसे अच्छा है उसकी फूटाव धीमे से होती है, बिल्कुल धीमे से होती है। वो कैसे होती है वो मैंने अगले एपिसोड में बताया था, क्योंकि उसकी जड़ें नीचे जाती है और उसमें वो बाहर से दी हुई ऊर्जा नहीं होती है। जैसे दूसरे बीजों में हम बाहर की ऊर्जा देते हैं, खाद की ऊर्जा दी होते, वो नहीं होती, तो उसका फूटाव धीमा रहेगा। और सबसे अच्छा यह है उसका ड्यूरेशन पीरियड लॉन्ग रहेगा। ये बात दिमाग में लिख दीजिए नोट के साथ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। उसका ड्यूरेशन लॉन्ग टाइम रहेगा देसी बीजों का, क्योंकि देसी बीज का बनावट ही ऐसे बनाई गई है कि वो लंबे अरसे तक धीरे धीरे से तैयार होए। धरती ने धावी ने तैयार था, यानी कि पृथ्वी का जो सत्व है वो अपने आप में लेके धीरे धीरे से तैयार हो जाए। मतलब आप जैविक कृषि करते हैं और जैविक बीजों से करते हैं, देसी बीजों से, तो आपकी फसल दूसरी फसल से 15, 20, 25 दिन लेट ही आएगी। ये दिमाग ठान लेना, तो वो देसी बीज है। अगर पहले आ गई तो समझ लेना कि वो हाइब्रिड है, आपको चुरा कर दिया है। क्योंकि हाइब्रिड की योजना इसीलिए कर दी गई है कि जल्दी से जल्दी किसान को बीज मिल जाए, कम समय में, पानी कम जाए, कम समय में हो जाए, तो फसल का चक्र एक और बढ़ा जाए। किसान 2 फसल लेता है तो 3 लेता है तो 4 ले। इसलिए कम समय में तैयार करने के लिए वो हाइब्रिड या उन्नत किस्म के बीज बनाए गए। हाइब्रिड बीजों की सबसे बड़ी बात यह है कि जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए, और जल्दी से जल्दी तैयार होने के लिए जल्दी से जल्दी उसमें खाद डाली जाए। देखो ये बीज चक्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कादव और बारिश की तरह। कादव जैसे बारिश आएगा कादव बढ़ेगा, इस तरह से आप अगर हाइब्रिड सीड को बोएंगे तो आपको उनको जल्दी तैयार करने के लिए जल्दी पोषण देना पड़ेगा। आप जल्दी पोषण नहीं दोगे तो उत्पत्ति कम होगी ही होगी। आपके खेतों में आपने देसी बीज बोए और हाइब्रिड बोए, आपको पता नहीं है, लेकिन आप पोषण में कम रहे और उत्पादन की कमी आई तो समझ लेना कि वो हाइब्रिड सीड है। हाइब्रिड सीड की अपनी ये पहचान है। जबकि देसी सीड में आप पोषण कम भी दो, वो अपने आप में इसलिए लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि वो उनके जेनेटिक मोड में वो सब संग्रहित है। उसको पता है कि हमें लड़का आगे बढ़ना है, तो वो धीरे धीरे से तैयार होंगे। जैसे मैं आपको मोटे तौर पे बताऊँ, आप अगर मूंग बोओगे, जो हाइब्रिड मूंग है वो 60 to 65 डेज में तैयार होंगे, लेकिन देसी मूंग होंगे तो कम से कम 100 से 120 दिन लेंगे ही लेंगे। बाजरा है तो आपके हाइब्रिड बाजरा से 20-25 दिन ज़्यादा लेंगे। आलू है, सब में 20-25-50 दिन ज़्यादा लगते हैं, तो समझ लेना कि देसी बीज है। तो देसी बीजों की सबसे अच्छी पहचान ये है कि वो पकने में लंबा समय लेता है, और उसमें जैविक भी होगा तो और भी लंबा समय लगेगा। और देसी बीजों में ये होगा कि उसने आने वाली जो उत्पादन है वो सभी एक समान नहीं होंगे। जैसे आपने बैंगन बोया, लौकी बोई, टमाटर बोए, तो देसी बीजों में आपको काफ़ी सारी वैरायटीज मिलेगी। सीड में सभी एक समान एक सरखे नहीं मिलेंगे। आपने अगर टमाटर को लगाया है तो आपको मिलने वाले सभी टमाटर अलग रहेगी, देखाव अलग रहेगा,
पकने में लंबा समय लगेगा, टेस्ट में वो कि सबको मात दे देंगे। देसी बीजों में दो चीज आपके पास आएगी, देसी बीज है तो एक तो है उसका टेस्ट में देसी बीज किसी को जीतने नहीं देंगे, और दूसरी है कीपिंग क्वालिटी, ये बहुत बहुत मायना रखती है। देसी बीजों से कोई भी धान्य पकाओ, कोई भी चीज़ पकाओ तो उसकी कीपिंग क्वालिटी बहुत लंबे अरसे तक अच्छे रहते हैं, उसमें सड़ाव नहीं होती है और टेस्ट वैसा का वैसा बना रहता है। हम आलू की एक देसी किस्म उगा रहे हैं, हालांकि उत्पादन काफ़ी वन तिहाई है, पर उसकी कीपिंग क्वालिटी इतनी अच्छी है, उसके सामने दुनिया की कोई आलू नहीं टिक पाएगी। वो आप खुले जगह में छोड़ दीजिए, ठंडी जगह में 3-4 महीने तक वैसी की वैसी रहती है, जब दूसरे आलू 1 महीने में दम तोड़ देते हैं। तो देसी बीजों का ये अपना नियम है कि वो उनकी सेल्फ लाइफ बहुत ही अच्छी रहती है। अगर आपने बाजार से कोई चीज़ खरीदी, कोई देसी ऑर्गेनिक, मानो कि लौकी ले ली, घिया तोरी, ककड़ी, कुछ भी लिए, कुछ फ्रूट्स लिए, फल लिए, तो उसकी टेस्टिंग क्या करोगे? तो उसकी टेस्टिंग की मैं आज एक बात बताता हूँ, उसको आप खुले में छोड़ दीजिए घर के अंदर। अगर देसी होगी तो 3-4 दिन तक वो वैसी की वैसी रहेगी, उसमें बिगाड़ नहीं आएगा, उसका देखाव में बहुत लंबी फर्क नहीं आएगा, और जो रासायनिक से पकी हुई चीज़ है वो जल्दी बिगड़ जाएगी। तो ये उपभोक्ता के लिए भी ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है कि भाई ये टेस्ट हम करें। तो बीजों का अपना ये चयन हो गया, देसी बीज हमें इसी तरह से इकट्ठे करने हैं। दूसरे किसानों के पास जाओ, उनसे देसी बीज लीजिए, और देसी बीजों में उन्नत किस्म के जितने भी बीज है देसी मान लीजिए, क्योंकि वो सेल्फ म्यूटेशन करके तैयार किए गए, वो हाइब्रिड नहीं है। गेहूं में आज एक भी वैरायटी हाइब्रिड नहीं है, ना तो जीएम है। जीएम सब अमेरिका में चल रही है, भारत में एक भी जीएम गेहूं नहीं है। इसलिए गेहूं के बारे में जो गलत मान्यताएं फैल रही है, कृपया करके दूसरों को दूर कीजिए। गेहूं बिल्कुल भारतीय धान्य है। हाँ, हालांकि 66 में उसमें कुछ बदलाव लाए गए थे, पर इसके बाद वो अब वैसे के वैसे हैं। तो गेहूं में भी हमारी देसी किस्में बहुत है हमारे पास, उसको बोए। बंसी अकेली नहीं, बंसी के सिवा भी 50 जात के गेहूं हमारे वहाँ आज भी होते हैं, अलग अलग किस्म के। तो गेहूं, हाँ, स्थित प्रज्ञाना लक्षणों में पाठ आवे से सच्ची बात है। तो देसी बीजों को इस तरह से पहचानो। देसी के नाम पे जो गफले हो रहे हैं उनसे दूर हो जाइए। देसी के नाम पे बहुत बड़े गफले हो रहे हैं, क्योंकि आजकल एक महिमा चल रहा है देसी का, तो लूटने वाले भी आ गए देसी के नाम पे। तो आप अंत में, आखिर में मैं एक बात आपको आम के बारे में बता देता हूँ, और आज का ये सेशन बीज का हम पूरा करते हैं, क्योंकि बीज का तो बड़ा लंबा अध्याय है, 2 दिन 4 दिन तक चले उतना देसी बीजों का। तो देसी बीजों के मोटे तौर पर आपको ये मोटे तौर पर मैंने बात बता दी। दूसरी एक आम की बात आती है। लोग कहते हैं बाजार से पक्के आम खरीदते हैं, तो देसी तरह से पके हैं या कार्बन से पके हैं, कैसे हम पहचान सकेंगे? ये भी बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, उपभोक्ता के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। किसान की चिंता की बात छोड़िए, उपभोक्ता को बड़ी चिंता है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है अगर जैविक में, तो जैविक लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि उपभोक्ता का विश्वास भी हमें जीतना है। वहीं पर भी देसी बीजों के नाम, देसी फल सब्जियों के नाम, ऑर्गेनिक के नाम पे अगर कुछ दिया जाएगा तो वो मार्केट लंबा नहीं चलेगा। आम को पकाने के लिए मैं एक बात बताऊं, आम की बात हम कर रहे हैं। बाजार में आम 2 तरह के मिलते हैं, एक ऑर्गेनिक आम जो स्वतः पक कर आती है, और दूसरी आम है जिसको हम एसिटिलीन गैस से पकाते हैं, कार्बन से पकाते हैं, कई और चीज़ों से पका लेते हैं। ये 2 तरह के आम बाजार में मिलती है। अब पकी हुई आम तो आम ही दिखेगी, उस पर कोई लिखा तो नहीं होगा कि भाई ऑर्गेनिक आम तरीके से पकाए, इस तरह से पकाए। तो देखो, वो आम में भी वही बात आती है। ऑर्गेनिक पकी हुई आम ज़्यादातर हमारे गुजरात में, उत्तर गुजरात की मैं बात करता हूँ, वहाँ ऐसा कहा गया है कि जब तक जेठ महीने की जो लू होती है, गर्म हवा नहीं लगती, तब तक वो शाख नहीं गिरती, और शाख नहीं गिरती तब तक वो पक्की नहीं जाती। शाख गिरनी चाहिए, शाख गिरने के बाद वो अपने आप में पक्वता आने लगती है। अब आजकल शाख गिरे तक रखने 2 चीज़ रहती है, किसान के लिए भी बड़ी दिक्कत की बात है। वो पकी हुई आम ट्रांसपोर्टेशन में दूसरी जगह पे भेजेगा, तो वहाँ पर वो 2-4 दिन या 10 दिन 15 दिन में बेचेगी आने जाने में। तो पक्की आम भेजने में किसान को क्या होता है, नुकसान होता है, क्योंकि आम बिगड़ने लगती है। तो किसानों की मजबूरी होती है, वो कच्ची की कच्ची आम। हाँ, पैगम्बरी के बारे में बात बताते हैं, कल लेंगे उसके बारे में थोड़ा। तो
आम पक्की अगर वो भेजेगा तो बिगाड़ बहुत होगा, और बिगड़ी हुई आम, एक आम दूसरी आम को बिगाड़ देती है। तो कहावत भी है कि एक टोकरी में एक सड़ी आम रख लो, पूरी आम को खराब कर देगी। तो किसान क्या करता है, कच्ची आम उतार कर बेच देता है। ये इसकी मजबूरी है, किसान की मजबूरी का। पहले तो क्या थी, आम अपने अपने इलाके में लेते थे, बोते थे, वहीं पर खाया जाती थी, बहुत दूर तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। तो अब वो लोग क्या करते हैं, उसमें केमिकल डाल के बेच देते हैं, और पकी हुई आम हमारे पास आती है कोई ऑर्गेनिक के नाम। अब ऑर्गेनिक तरह से पकी हुई आम अगर आप ले लीजिए, और ये केमिकल से ली हुई आम आपको घर पे लाके आपको ऊपर से उसको काटना है, काट के उसके दो हिस्से कर दीजिए, गुठली को वैसे के वैसे रहने देने के बाद। अब वहीं पर मैं आपको डिफरेंस बता दूं, अगर पक्की आम जो अपने आप से पक्की है, देखो ये बात बहुत समझने वाली चीज है, आम अपने आप पक्की है तो वो भीतर से पाक होकर बाहर आती है, हल्की हल्के से, समझ लेना, क्योंकि अपनी शक्तियों से पाक करती है, अपनी ताकत से वो पकती है। तो वो भीतर से लाल होती 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 चमड़ी की तरफ हल्की लाल होगी, या तो उसका ऊपर का छिलका हरा रहेगा, पर अंदर का गूदा जैसे जैसे अंदर की ओर जाओगे तो मीठा बनता जाएगा। तो वो नेचुरली पकी हुई है, कुदरती तौर से पकी हुई है। पर केमिकल से आप पकाते हैं तो केमिकल का क्या होता है, उसकी गर्मी बाहर से अंदर की ओर जाती है। ये बहुत समझने वाली चीज है, केमिकल बाहर से गर्मी करता है और अंदर जाता है, तो वो बाहर से पक्की लगेगी, बाहर से पीली भी दिखाई देगी आपको, और उसका बाहर का छिलके के नजदीक का गुदा हो वो पक्का लगेगा। पर जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे, हाँ इथिलीन गैस से पकाते हैं, सही बात है, तो जैसे जैसे अंदर की ओर जाओगे तो वो कच्ची या खट्टी निकलेगी, क्योंकि अंदर तक उसकी गर्मी नहीं पहुंचेगी। तो ये डिफरेंस है, स्वतः जो आम पक्की है वो अंदर से पकती पकती हुई बाहर आती है, और इथिलीन या दूसरे गैसों से पक्की वो बाहर से पकती पकती अंदर जाती है। तो जब आप काटोगे, जब आप उसको काटोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये ऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक आम अंदर से पकती हुई बाहर आएगी तो अंदर बहुत मीठी होगी, गुठली के आसपास तो मिठास बहुत ही अच्छी होगी, गुदा का रंग भी बिल्कुल तैयार हो गया होगा, और धीरे धीरे से वो चमड़ी की ओर थोड़ी लीली रहेगी कलर, और वो केमिकल वाली ऊपर से आएगी और अंदर खराब रहेगी, अंदर खट्टी रहेगी, अंदर का टेस्ट नहीं रहेगा। तो ये सबसे आसान तरीका मैंने आपको दिखा दिया है। ये आसान तरीका का आप दूसरों को भी बताएं, ताकि आम खरीदे में ऑर्गेनिक आम के नाम पे हम धोखाधड़ी का भोग न बने। फिर से मैं बताऊं, ऑर्गेनिक आम बाहर से नहीं पकती, अंदर से पकती पकती बाहर की ओर आती है, और गैस से जो कृत्रिम पकती है वो बाहर से पकती पकती अंदर जाती है। बस ये दो डिफरेंस अगर आप जहन में बैठा लो तो आपको लेबोरेटरी कराने की, किसान को पूछने की, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, काट के देख लो, फिर अच्छी है इस तरह मैंने जो कहा वो मिली तो समझ लेना कि ऑर्गेनिक है, उस किसान से खरीदते रहो। अगर नहीं है तो ऑर्गेनिक नहीं है उस मान के उस कस्टमर को छोड़ दीजिए आप। तो ये आम की सबसे अच्छी पहचान है। अभी डॉक्टर क्षमा पटेल का सेशन की शुरुआत होने वाली है। आज इतना ही यहाँ पर, आपका जितना भी प्रश्न है बीज के बारे में बहुत ही अच्छी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। और भी प्रश्न आते रहेंगे बीज के बारे में, और भी चर्चा करेंगे। भ्रांतियाँ बहुत हैं, हमारा मूल मंत्र है ऋषि कृषि ग्रुप का भ्रांतियों को दूर करना और लोगों तक सच्चाई को ले जाना। वैज्ञानिक तौर पे आयुर्वेदिक और वेद आधारित कृषि वो हमारा मूल मंत्र है। जय गौ माता।